नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 76 सबमरीन को लेकर है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए मॉडर्न सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया है। अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए कैबिनेट कमेटी के पास भेजा गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इसको अप्रूव किया जाने वाला है। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इन सबमरीन में इस्तेमाल करने के लिए इंजन को लेकर सर्च शुरू किया जा चुका है। डीआरडीओ इन सबमरीन में 95% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बिना इंडिजिनस इंजन के ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसी वजह से डीआरडीओ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के माध्यम से एक लोकल मरीन डीजल इंजन को डेवलप करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है। इंजन न सिर्फ 3000+ HP की पावर को जनरेट करेगा, बल्कि इसे सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकेगा। ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत के पास मरीन सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन को बनाने का कोई भी खास अनुभव नहीं है, जिस वजह से इसको डेवलप करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। डीआरडीओ भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर सुइटेबल पार्टनर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है और भारत में किर्लोस्कर ऑयल इंजन, क्यूमिंस इंडिया और अशोक लेलैंड जैसे फर्म के इंडस्ट्रियल डीजल इंजन में एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अब तक किसी ने भी लार्ज स्केल मरीन प्रोपल्शन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इंजन को डेवलप नहीं किया है। इस वजह से डीआरडीओ को भी नए डीजल इंजन को डेवलप करने के साथ साथ एक नया सप्लाई चेन भी सेटअप करना पड़ सकता है और एक स्किल्ड मरीन इंजीनियरिंग वर्कफोर्स को एस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। अभी जो इंजन डेवलप किया जाने वाला है, इसकी एग्जैक्ट डिटेल पब्लिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनने वाले सबमरीन जो है वो 3000 से 4000 टन की सबमरीन होने वाले, तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इनकी पावर आउटपुट मिनिमम 3000 HP से कम नहीं होना चाहिए। और सबसे खास बात, ये इंजन साइलेंट होना भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की मैरीन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से, जिसमें इंडिजिनसली डेवलप नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASMMR को अभी बोइंग की PA टाइप पोसेडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की तैयारी किया जा रहा है। इस मिसाइल को मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल भी कहा जाता है, जो नेवी की एग्जिस्टिंग हार्पून AGM-84D एंटीशिप मिसाइल को सप्लीमेंट करने वाला है और इंडियन ओशन रीजन में सरफेस थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर करने में हमको मदद करने वाला है। NASMMR मिसाइल को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया और इनिशियली इसे इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए डेवलप किया गया था, जो कि अभी MiG-29 के फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाने वाला है और आगे चल के रफाल M और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इसको इंटीग्रेट किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसको P-8 एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। NASMMR एक ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटीशिप क्रूज मिसाइल होने वाला है, जो फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर साइज के वेसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन अभी इसको P-8 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए बोइंग, जो P-8 का मैन्युफैक्चर, एक जरूरी भूमिका निभाने वाला है, जिसमें मिसाइल को एयरक्राफ्ट के वेपन बे में और मिशन सिस्टम के साथ अडॉप्ट किया जाएगा। ये स्टेप P-8 की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को डाइवर्सिफाई करने वाला है, क्योंकि अभी इससे हम सिर्फ हार्पून AGM-84D मिसाइल को ही फायर कर सकते हैं, लेकिन NASMMR को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इसमें से फायर करने के लिए और ऑप्शन होने वाला है। इसके अलावा NASMMR मिसाइल का रेंज भी हार्पून से काफी बेहतर होने वाला है। अभी हमारे पास P-8 से फायर करने वाले जो हार्पून मिसाइल मौजूद हैं, उनकी रेंज 125 किलोमीटर तक है, लेकिन NASMMR का रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि स्टैंड अप डिस्टेंस से दुश्मन पर मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है और टेक्निकली इंपोर्टेड हार्पून मिसाइल से कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ बेहतर रेंज को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी थर्सडे को लगभग 2500 करोड़ की 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म नाग मिसाइल सिस्टम यानी कि नेमिस ट्रैक्ट वर्जन के प्रोक्योरमेंट के लिए था, जो इंडियन आर्मी की एंटी टैंक कैपेबिलिटी को कई गुना बेहतर करने वाला है। एक कॉन्ट्रैक्ट IDDM कैटेगरी के अंदर साइन किया जा रहा है और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट के मुताबिक ये डील आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ साइन किया गया। लेकिन यहाँ पर 2500 करोड़ में से नेमिस यानी कि नाग मिसाइल कैरियर के लिए जो डील को साइन किया गया था, उसकी कीमत 1801 करोड़ के आसपास की, जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो महिंद्रा डिफेंस और फोर्स मोटर के साथ साइन किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के लिए 5000 के आसपास लाइट व्हीकल को खरीदा जाने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्ड इन्फेंट्री के एंटी टैंक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट जनरेशन लेवल पर ले जाने वाला है, जो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को हर तरीके के ऑपरेशन के लिए और भी मजबूत बनाने वाला है। नेमिस एक हाईली एडवांस एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो एनिमी आर्मर
के अगेंस्ट में फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल और मॉडर्न साइटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसका इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा और एडवर्सरी के अगेंस्ट में टैक्टिकल एज को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो नए लाइट व्हीकल्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी व्हीकल टेक्नोलॉजी के बेस पर डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एनहेंस्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है जो कि मिनिमम 800 केजी तक की पेलोड को कैरी कर सकेगा। ये व्हीकल इंडियन आर्मी को हर टेरेन और ऑपरेशनल कंडीशन में सुपीरियर मोबिलिटी प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट VML की तरफ से है, जिसमें कंपनी की तरफ से फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV के डेवलपमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है। ये एक लाइसेंस और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिसमें VML ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए एक नए जनरेशन की आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डेवलप करने का प्लान बना रही है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक VML ने दुनिया भर के पोटेंशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर को इनवाइट किया है ताकि FRCV का जॉइंट डेवलपमेंट किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर VML व्हीकल का डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, सप्लाई, कमीशनिंग, रिपेयर और रेट्रोफिटिंग तक का पूरा स्कोप हैंडल करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट व्हीकल की प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है जो इंडियन आर्मी की इवॉल्विंग ऑपरेशन जरूरत को पूरा कर सकेगा और फ्यूचर बैटलफील्ड चैलेंज को भी हैंडल कर सकेगा। FRCV एक मल्टी रोल और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जाएगा जो इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड फोर्सेस का बैकबोन होने वाला है। ये व्हीकल फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम का भी हिस्सा है जो पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इंडियन आर्मी इस प्रोग्राम को फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने का प्लान बना रहा है, जिसमें 2030 तक इसके प्रोटोटाइप की फील्ड ट्रायल को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। इस कॉम्बैट व्हीकल का डिजाइन एक मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करेगा, जिसमें मेन बैटल टैंक, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जैसे मल्टीपल वेरिएंट मौजूद होने वाले। ये मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और फ्यूचर अपग्रेड को स्ट्रीमलाइन करेगी, जिससे इंडियन आर्मी को लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के साथ VML सिर्फ इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक मेजर प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करने का मौका ढूंढ रहा है। अगर FRCV का डेवलपमेंट सफल होता है तो ये भारत के लिए एक डिफेंस एक्सपोर्ट का भी रास्ता खोल सकता है, जिसमें भारत वर्ल्ड क्लास मिलिट्री हार्डवेयर का एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है, जिसमें K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ की कंपोनेंट को अनवील किया गया है। ये डेवलपमेंट इस बात का इंडिकेशन है कि K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत बनाने वाला है। जो कंपोनेंट्स शोकेस किए गए थे उनमें से मिसाइल का कैनिस्टर, नोज कैप, टॉरेंटियल एयर बोतल और टॉर गैस जनरेटर का केसिंग शामिल था। K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एक 3 स्टेज की मिसाइल होने वाली है, जिसका प्रोजेक्टेड रेंज 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक होने वाला है, जिसे भारत अपनी कोस्ट लाइन से भी चाइना के किसी भी हिस्से को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। K5 मिसाइल DRDO की सीक्रेटिव K सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे एडवांस वर्जन होने वाला है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया। पहले से ही K15 और K4 जैसे मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है और इसको डिप्लॉय भी किया जा चुका है, और अभी K5 इन्हीं डेवलपमेंट को और आगे ले जाने वाला है। इसकी रेंज पेलोड के हिसाब से भी एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि इसे स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बनाने वाला है। कैनिस्टर का शोकेस से दिखाता है कि मिसाइल कंसेप्चुअल फेज से बाहर निकलकर टेंजिबल असेंबली फेज में एंट्री कर चुका है। कैनिस्टर का काम सिर्फ मिसाइल को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि सबमरीन के अंदर से सेफ कोल्ड लॉन्च भी इंश्योर करना है। कोल्ड लॉन्च टेक्निक काफी स्टेल्थी होती है, क्योंकि इसमें मिसाइल को गैस प्रेशर से ट्यूब से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद ही रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है। इसमें थर्मल और एक्यूस्टिक सिग्नेचर को काफी मिनिमाइज किया जा सकता है। टॉरेंटियल एयर बोतल और टॉर गैस जनरेटर केसिंग भी इसी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, जो मिसाइल को सबमरीन के लॉन्च ट्यूब से बाहर प्रोपेल करने में मदद करते हैं। एक और जरूरी कंपोनेंट जो रिवील किया गया वो मिसाइल का नोज कैप है। इसका रोल मिसाइल का वॉरेट को अंडर वाटर एसेंट के दौरान प्रोटेक्ट करना होता है और सरफेस पे आती है डिटैच हो जाने वाला, जिससे मिसाइल स्मूथली एटमॉस्फेरिक फ्लाइट फेज में एंटर कर सकेगा। इस तरह का ब्रेक थ्रू नोज कैप डिजाइन पहले भी हमारी K4 मिसाइल के साथ देखा गया था, लेकिन K5 का स्केल और रेंज और भी एडवांस फीचर सजेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।